चलो आज हम लोग क्या बहुपद को शुरू करते हैं। पहले हम लोग बहुपद को ना जान लेते हैं कि बहुपद है क्या। ठीक है, बहुपद कुछ नहीं है, गणित का एक भाग है। ठीक है ना, जिसमें हम लोग क्या 7-8 क्लास में भी पढ़े थे इसको, व्यंजक के रूप में जाने थे, बीजीय व्यंजक के रूप में। ठीक है, फिर 9 क्लास में एक चर वाले रैखिक समीकरण के बारे में पढ़े थे। यही किसी का ही रूप है, बहुपद का ही। और ये बहुपद सब ना ये गणित का एक ठो भाग हो। गणित में बहुत प्रकार का गणित होता है, जैसे कि बीज गणित बोलेंगे, क्षेत्रमिति होता है, ज्यामिति होता है ना। तो इस प्रकार से ये जो आता है गणित का एक पार्ट, जिसका बीज गणित बोलते हैं। ठीक है, बीज गणित, बहुपद, अलजेब्रा, गणित का एक ठो क्या है, ये बीजगणित के अंतर्गत आता है। गणित का एक ठो पार्ट है, एक भाग है गणित का। ठीक है, इसमें क्या करते हैं बीजगणित में, जितना जैसे कि हम लोग कोई भी कहीं भी विमान सब हम लोग बैठाते हैं तो संख्या सबको खाली वो उसके पास 4 ठो है तो 4 लिखते हैं, ऐसा लिखते हैं ना। लेकिन बीज गणित में क्या होता है कि संख्या सबको हम लोग अक्षरों और संख्या दोनों को मिला जुला करके दिखाते हैं। जैसे क्या बोलेंगे, ये संख्या हो गया और ये अक्षर हो गया। ये दोनों को हम लोग क्या करते हैं, या तो जोड़ से, घटाव से, गुना से या भाग से हम लोग उसको क्या जोड़ करके दिखाते हैं, उसी को हम लोग बीजगणित बोलते हैं। ठीक है, मतलब जिसमें हम लोग संख्या को अक्षरों द्वारा व्यक्त करते हैं, उसी को हम लोग बीजगणित बोलते हैं। ठीक, और इसमें ये लोग क्या, ये संख्या और अक्षर या तो जोड़ से, घटाव से, गुना से, नहीं तो भाग से। जैसे कि ये क्या 2 और x, ये संख्या हो गया और ये अक्षर हो गया, और ये दोनों आपस में किस रूप में जुड़े हुए हैं, तो गुना में जुड़ा हुआ है। फिर हम लोग इस प्रकार से लिखेंगे 2x + 3। तो ये किस में, ये देखो ये संख्या है, क्या बोलेंगे, ये अक्षर संख्या है। ठीक है, और ये संख्या है तो ये जोड़ के रूप में है। या फिर हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं x + y, इस तरह से है कि नहीं, चर सब। और भाग के साथ x बट्टा 2x/2x² 3y, इस प्रकार से जो भाग के साथ जुड़ा रहता है कि नहीं। तो ये सब बीजीय व्यंजक या फिर बीजगणित में क्या होता है, अक्षर संख्या सब और अक्षर सब जुड़ा हुआ रहता है सभी में। ठीक, उसी को बोलते हैं बीजगणित। जैसे और बीजगणित में अक्षर और संख्या जब आता है तो अक्षर जो दिखाता है ना, ये अक्षर सब अक्षर, जैसे कि x, इसी पद का हम लोग बोलते हैं चर पद, बोलते हैं चर पद। चर चर और जो संख्या रहता है उसको बोलते हैं हम लोग अचर, उसको बोलते हैं अचर। चर और अचर में क्या होता है, चर उसी को बोलते हैं जो क्या, जो उसका मान हमेशा बदलते रहेगा, एकदम निश्चित नहीं है कि वहां पर 4 ही होगा, 5 ही होगा, 6 होगा, उसका मान कुछ भी बदलते रहेगा। और अचर पद का मतलब होता है कि उसका मान कभी बदलेगा नहीं। जैसे कि हम लोग बोल सकते हैं कि एक आयत का क्षेत्रफल को ले लेते हैं। ठीक है, चाहे वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, देखो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा 4 गुना भुजा होता है ना। वर्ग का परिमाप ले लेते हैं। ठीक है, वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप रहता है 4 गुना क्या होता है, भुजा। लेकिन हमको थोड़ी पता है कि भुजा क्या होगा, है कि नहीं। हम लोग एक ठो वर्ग लेंगे, छोटा सा वर्ग, जिसकी क्या है, ये 2-2 सेंटीमीटर सब भुजा की लंबाई है। तो हम लोग क्या लिखेंगे इसको, इसका परिमाप क्या होगा, 4 गुना 2 होगा ना, 4 गुना भुजा, यानी कि इसका आएगा। चलो इसमें हम लोग 2 लिए, फिर हम लोग अगर वर्ग को थोड़ा और बड़ा कर देंगे, थोड़ा सा बड़ा कर देंगे तो क्या अभी 5-5 आ जाएगा। ठीक है, 5-5 लेंगे तो 4 गुना यहाँ पर कितना लिखना पड़ेगा, 5। फिर अगर और थोड़ा सा बड़ा लेंगे तो 4 गुना यहाँ 7 लिखना पड़ेगा, 4 गुना। देखो इस सब का मान हमेशा क्या हो रहा है, बदल रहा है। तो इस सब का बदल रहा है। इसी प्रकार से जब हमको क्या एक ऐसा आयत रहेगा जिसका हम लोग का कोई मान पता नहीं है, एकदम कुछ भी हो सकता है, तो हम लोग क्या बोलते हैं, x बोलते हैं। इसी को क्या बोलेंगे 4x, 4a, जैसे हम लोग 4 गुना a लिखते हैं, है कि नहीं, फॉर्मूला में वर्ग का परिमाप 4 गुना a। तो वो क्या है, यह एक चर पद है, मतलब इसका मान उसके साइज के साथ बढ़ सकता है, घट सकता है। लेकिन अचर पद यहाँ पर 4 है, 4 को देख लो, क्या 4 का मान बदला नहीं, ये कांस्टेंट है, ये बदलेगा नहीं। लेकिन अचर पद का मान बदलते रहता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, एक्स वाई। अक्षर सबको हमेशा चर पद कहा जाता है, और जो संख्या रहता है उसको अचर पद कहा जाता है। ठीक है, और ये लोग जोड़ घटाव गुना भाग
चर पद और अचर पद ये दोनों आपस में या तो जोड़ के साथ जुड़ा रहेगा, नहीं तो घटाव के साथ, नहीं तो गुणा के साथ, नहीं तो भाग के साथ। इसी के साथ ये लोग दोनों जुड़ा रहता है। और यही जब चर और अक्षर को हम लोग जोड़ घटाव गुणा भाग के साथ दिखाते हैं तो यही सब को हम लोग क्या बोल देते हैं, 3x² + 2 x + 1 इस प्रकार से दिखता है। और यही सब को हम लोग बोलते हैं व्यंजक बोलते हैं, व्यंजक। व्यंजक व्यंजक किसको बोलते हैं, जब अक्षर सबको और संख्या सबको जोड़ घटाव गुणा भाग के साथ जोड़ करके रखते हैं, ठीक है, तो वही क्या कहलाता है, व्यंजक कहलाता है। व्यंजक व्यंजक किसको बोलते हैं समझ लो, इस सबको पूछेगा नहीं लेकिन ऐसे ही जानने के लिए जरूरी भी है कि नहीं, इसी को क्या बोलेंगे, व्यंजक बोलेंगे। और इस प्रकार से जब व्यंजक बनता है, कोई व्यंजक बन जाता है, तो उसमें हम लोग देखते हैं कि यह जो व्यंजक है वो कितने प्रकार से बन रहा है। यदि हम कोई चर को ले लेते हैं और अचर पद को मतलब व्यंजक बनाते हैं, जैसे कि हम इस प्रकार से, ये एक व्यंजक हुआ ना, फिर हम लोग ले लेते हैं 2x + 5 ले लेते हैं, 3x² + 2x + 6 इस प्रकार से ले लेते हैं। तो देखो ये एक व्यंजक हुआ, ये एक व्यंजक हुआ, और ये भी एक क्या है, व्यंजक है। और लेकिन इन तीनों व्यंजक में क्या, यहाँ पर पद देखना पड़ता है। जो व्यंजक होता है ना उसमें पद होते हैं, मतलब कितना ठो टर्म्स है। टर्म्स मतलब क्या बोलेंगे, कितना आदमी है ऐसा सोच के देखो, या फिर कितना ठो, छोड़ो पद मतलब क्या बोले, कोई ठो चीज वहां पर लगा हुआ है, ठीक है। जैसे कि यहाँ यहाँ कोई ठो है, इसमें इसके जगह पर एक ठो है, इसको एक समझो, ठीक है। क्योंकि हम 24 को कितना बोलेंगे, हम यहाँ पर एक ठो आदमी या दो ठो आदमी बोलेंगे, लेकिन ये एक पद है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, 24 बोलते हैं। नहीं तो बोलेंगे 2 और 4, उसको 24 क्यों बोलेंगे, 24 एक, ये लोग एक पद हुआ ना। नहीं तो बोलेंगे 100 में 3 ठो संख्या, 3 ठो पद है, 100 उसको 100 नाम दिया है। 100 नाम दिया है क्यों, क्योंकि यह भी एक क्या है, पद है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर देखा जाए, मतलब एक घर, ठीक है, एक घर को एक पद, दो घर को दो पद। तो ये देखो ये एक ठो पद हुआ, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, एक पद। एक पद बोलते हैं। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये एक ठो पद हुआ और यहाँ एक ठो पद हुआ, मतलब इस जगह में कितना ठो हमको पद दिखाई दिया, 2 पद। तो इसी को क्या बोलते हैं, द्विपद, ठीक है। और इसमें देखो 2 ठो से अधिक है, मतलब 1 ठो 2 ठो 3 ठो है, तो इसी का हम लोग क्या बोलेंगे, 3 ठो है मतलब त्रिपद। नहीं, इसको त्रिपद बोलेंगे। और इसी प्रकार से हम लोग क्या, वैसे आते रहेगा, कहीं पर मेला जाएगा तो क्या बोलेगा, कितना आदमी थे, हम तुमको पूछेंगे कि मेला गया था तो कोई आदमी है, 1 ठो 2 ठो 3 ठो 4 ठो, बहुत सारा आदमी था, नहीं बोलता है। तो जब क्या बोलेंगे, हम लोग बहुत शब्द का प्रयोग करते हैं, एकदम ढेरे आदमी था, कब 2 या 2 से अधिक आदमी रहेगा तो उसको बहुत बोल देते हैं, ठीक है। तो वैसे ही बहुपद क्या बोले हम लोग, किसको बोलेंगे, देख लो, बहुपद। बहुपद बोलते हैं, समझ में आया ना। सबसे पहले तो हम लोग को क्या, व्यंजक को समझना है, ये व्यंजक क्या है। इससे भी पहले हम लोग को समझता है कि ये चर और अचर पद को समझना है, ये चर पद क्या होता है, अचर पद क्या होता है। उससे भी पहले समझना है कि ये जो बहुपद है अंतर्गत किसमें आता है, वो होता है बीज गणित के अंतर्गत आता है, अलजेब्रा के अंतर्गत आता है, ठीक है। और ये बीज गणित क्या चीज होता है, तो बीज गणित जो होता है जिसमें हम लोग संख्याओं को अक्षरों के साथ में लिखते हैं, ठीक है, या फिर अक्षरों को संख्या के बदले में लिखा जाता है, या फिर उसको दिखाने के लिए लिखा जाता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बीज गणित, ठीक है। और इसमें अचर पद और अचर पद होता है, और वो लोग क्या जोड़ घटाव गुणा भाग में किसी न किसी रूप में जुड़े रहते हैं। जिस प्रकार से ये भी एक क्या हो गया, चर पद और अचर पद जुड़ा हुआ है किसी न किसी रूप में, यहाँ भी जुड़ा हुआ है। और इस प्रकार से जब चर और अचर पदों को जोड़ देते हैं तो वही चीज क्या कहलाता है, व्यंजक कहलाता है। और इस प्रकार के व्यंजक में देखा जाए तो पद होता है,
ठीक है, टर्म्स होते हैं। इसमें एक के ठो आदमी है इसीलिए इसको पहला टर्म बोलेंगे, मतलब एक पद बोलेंगे। इसमें दो ठो है, अलग अलग है ना, तो इसको दो पद बोलेंगे। यहाँ तीन है तो तीन पद बोलेंगे। ऐसे आगे भी हो सकता है 4 पद 5 पद, तो उसको भी इसी प्रकार से जैसे बोलते रहेंगे कि नहीं। इस प्रकार जब दो या दो से अधिक हम लोग को पद मिल जाता है किसी बीजीय व्यंजक में, तो उसी को क्या बोलते हैं, बहुपद बोलते हैं। अब बहुपद को हम लोग जान गए, एक या एक से अधिक पद वाले ना, पद वाले बीजीय व्यंजक को बहुपद कहते हैं। ठीक है, और ये जो बहुपद होगा वो बहुपद एक चर में भी बहुपद हो सकता है, ठीक है, और दो चर में भी बहुपद हो सकता है, और तीन चर में भी बहुपद हो सकता है। मतलब जैसे कि हम बनाएंगे ये 3x², इसी को लिखते हैं, बार बार दूसरा क्या लेंगे, 2x+1। इस बहुपद को तुम लोग देख रहे हैं ना, ये बहुपद कौन सा चर में बहुपद बना हुआ है, हाँ x, सिर्फ x ही देख रहे हैं ना, तो चर कोई ठो है इसमें, एक ही ठो है x। तो इस प्रकार से एक जब चरों की संख्या एक ही ठो है तो इसको क्या बोलेंगे, एक चर वाले बहुपद। ठीक है, तो ऐसे वाला को क्या बोलते हैं, हाँ, एक चर वाले बहुपद, ये सबको बोलेंगे एक चर वाले बहुपद। कहीं कहीं पर तुमको ऐसा भी देखने मिलेगा कि 3x² + 2y + 10, इस प्रकार से भी देखने को मिलता है ना, मतलब x y दोनों रहता है, तो इसको क्या बोलेंगे, दो चर वाले बहुपद, है कि नहीं। तो इसको क्या बोलते हैं, दो चर वाले बहुपद। एक चर अगर उसमें है तो उसको एक चर वाले बहुपद बोलेंगे, क्योंकि इसमें सिर्फ x ही है, तो क्या होगा इसका, तो इसका हम क्या बोलेंगे, एक चर वाला बहुपद बोल सकते हैं। इसमें x भी है और y भी है, इसलिए एक ठो ये दो ठो है, इसलिए दो चर वाले बहुपद, तीन चर वाले बहुपद, है कि नहीं। इसी प्रकार से बहुपद बहुत प्रकार का होता है। अब इसको समझ गए। अब प्रत्येक बहुपद में अभी जो घात बता दिए थे उसी का हम लोग अभी बात करेंगे। बहुपद का प्रत्येक का घात होता है। पिछले क्लास में बहुपद का घात निकालने के लिए सीखा था ना, कैसे निकाल रहा था, मतलब छोड़ो, पहले बहुपद के घात किसको समझ रहे थे थोड़ा सा। इसमें बहुपद हम लोग 2 टाइप 3 टाइप जितना भी टाइप बन सकता है उसको भी जान लिए। एक चर में भी बहुपद हो सकता है और दो चर में भी बहुपद हो सकता है। और इसी ठो को यहाँ पर थोड़ा सा जान लेते हैं कि हम लोग ना देखे थे कि कहीं पर px लिखा हुआ था ना, कहीं पर gx भी लिखा हुआ था, कहीं पर s y है कि नहीं, टी यू, ऐसे हम लोग को देखने को मिलता है। इसका क्या मतलब होता है, ये जो होता है ना, ये व्यंजक को दिखाता है। ठीक है, मतलब ये एक चर में किस किस चर में यह व्यंजक बना हुआ है दिखाता है। जैसे कि क्या है, व्यंजक तो बना हुआ है, किस में बना हुआ है, एक्स में बना हुआ है, तो हम लोग पी पॉलिनिमर बोलते हैं इसको इंग्लिश में, इसलिए पी तुम कुछ भी मान सकता है। तो ये पी में है, मतलब व्यंजक है कोई, और किस किस चर में बना हुआ है, तो x में है, इसलिए हम लोग इसको px बोल सकते हैं, है कि नहीं। अगर कोई y में है, जैसे 3y² + 2y + 3, इस प्रकार, तो ये y में चर बना हुआ है ना, ये जो रैखिक बहुपद है, ये एक चर वाले बहुपद। ठीक है, इसमें क्या लगा हुआ है, सिर्फ y लगा हुआ है, तो हम लोग इसको क्या बोल सकते हैं, py बोल सकते हैं, है कि नहीं। तो ये px py व्यंजक को दिखाता है कि वो किस चर में बहुपद है। ठीक है, इसलिए px py ये सब लिखा रहता है। अधिकतर बच्चे को ये लोग इस सब के बारे में पता नहीं रहता कि क्या है क्या नहीं। और जो ये बहुपद हम लोग को मिलेगा, देखना ये बहुपद में क्या घात देखने को मिलता है कि नहीं। और बहुपद में घात होता है कि मतलब उसका घातांक कितना है, किस घात में ये बहुपद है। ठीक है, तो ये बहुपद हो गया। बहुपद जिसमें होता है कि अगर घात देखेंगे, ठीक है, क्या देखेंगे, घात, तो घात के जैसे बहुपद एक होता है रैखिक बहुपद। कौन कौन रैखिक है नहीं पूछ रहा था, जान लो ये सब, यहाँ पर 9 क्लास का ही हो रहा है। सोचो, रैखिक बहुपद, जिस बहुपद का घात 1 हो,
घात कितना हो? एक। एक हो। जिस बहुपद का घात एक हो उसको कैसा बहुपद बोलेंगे? रेखिक बहुपद। जैसे कि 2x + 3 कैसा बहुपद है? रेखिक बहुपद है। 5y + 9 कैसा बहुपद है? रेखिक बहुपद है। क्योंकि घात मतलब जो अचर पद होता है ना, उसका घात ऊपर में, घातांक ऊपर में रहता है ना, तो कितना है घात में, उस मतलब उसका पावर में कितना है? एक है ना, एक है, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? रेखिक बहुपद। जिस बहुपद का घात एक होता है उसको कैसा बोलते हैं? रेखिक बहुपद। ठीक है। अब दूसरा आता है क्या? द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद मतलब होता है जिसका घात कितना हो? घात 2 हो। जिस बहुपद का घात, जिस बीजीय व्यंजक का घात कितना हो? 2 हो, तो उसको क्या बोलेंगे? द्विघात बहुपद। जैसे कि 2x² + x + 1 है कि नहीं? ये क्या है? ये द्विघात बहुपद, क्योंकि इसका घात कितना है? 2 है। अब बहुपद का घात ना, जो बहुपद का घात हम लोग 9 क्लास में पढ़े थे कि जो व्यंजक दिया रहता है उसमें जो अचर पद का सबसे बड़ा घात होता है वही बहुपद का घात होता है ना? 9 क्लास में पढ़े थे हम लोग। तो दो ठो घात अगर दो ठो है, मतलब समझ जाना है कि कैसा बहुपद है? द्विघात वाला बहुपद। एक ठो अगर घात है, मतलब एक तो दिखता नहीं है, हम बोलेंगे कि इस x में कितना, इसका घात कितना है, तो कुछ दिख रहा है नहीं है, तो एक होता है ना सभी में। तो वैसे ही इसका घात कितना है? एक है। और जिसका घात एक होता है उसको क्या बोलते हैं? रेखिक बहुपद। जिसका घात 2 होता है उसको द्विघात बहुपद। और जिसका घात क्या हो? 3 रहता है उसी को त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद, इसको खाली समझना है इस क्लास को, फिर हम लोग एक्सरसाइज को बढ़िया से पढ़ेंगे, उसको समझेंगे, पहले समझना ज्यादा जरूरी है। त्रिघात बहुपद जिसमें क्या घात कितना हो? 3 हो। जैसे कि हम लोग बोल सकते हैं क्या? ये 4x³ कैसा घात है? त्रिघात। कितना पद है? ये एक पद है। पद हम लोग बोले थे ना, प्रत्येक पद होता है। एक पद में त्रिघात बहुपद है। एक पद में त्रिघात बहुपद है। ये 2 पद में रेखिक बहुपद है। और यहाँ पर 1 2 3 3 पद में द्विघात बहुपद है। ठीक है, ये सबको समझना। चलो, ये जिसका घात 3 में हो तो त्रिघात बहुपद, 2 घात हो तो द्विघात बहुपद, 1 है तो एक घात बहुपद ना बोल करके इसको रेखिक बहुपद बोला जाता है। ठीक है, समझ में आ गया? 4-5 रहेगा ना सर? हाँ, तो 5 घात बहुपद, 6 घात बहुपद, अब कुछ भी हो सकता है, वो सब आगे अगर आएगा तो देखा जाएगा, अभी तो आया नहीं। ठीक है, इतना दूर समझ में आया कि नहीं आया? और प्रत्येक बहुपद का अब ये समझना, यहाँ से प्रत्येक बहुपद जैसे कि हम लोग ले लेते हैं कि इससे को 2x² + 5x + कुछ भी ले लेते हैं। ठीक है, यह एक क्या है? बहुपद है x में। हाँ, बहुपद है किसमें? x में। और प्रत्येक बहुपद में क्या होता है? गुणांक होता है। ठीक है, गुणांक होता है। क्या गुणांक? जैसे कि हम बोलेंगे कि x² का गुणांक, कितना? तो x² का गुणांक मतलब x² कितना के साथ गुना है, गुना में है। x² किसके साथ गुना के रूप में है? तो x² 2 के साथ गुना में है। बोलेगा x का गुणांक कितना है? तो x किसके साथ गुना के रूप में जुड़ा हुआ है? 5 के साथ। बोलेगा x का पावर 0 का गुणांक कितना है? एकदम हाईलाइट करने वाला। x का पावर 0 का गुणांक कितना है? x का पावर 0 का गुणांक है 8। x का पावर 0 का मतलब क्या होता है? 1 होता है। यहाँ पर अगर हम लोग अपने से x का पावर 0 कर देते हैं, देखो 2 1 0 नहीं हो सकता है क्या? पावर 2 पावर 1 फिर 0। तो x का पावर 0 का मतलब एक किसी का भी पावर, कोई भी संख्या हो
उसका पावर अगर 0 होता है तो उसका मान हमेशा 1 होता है। ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं, है कि नहीं? तो यहाँ पर x का पावर 0 का गुणांक कितना है बोलेगा तो 8 है। समझ में आ गया? और सभी पद का गुणांक होता है, ये तो समझ लेना, ठीक है। और यहाँ पर ही ध्यान दे लो, कोई भी व्यंजक आ जाता है 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, इसकी क्या है 2x प्लस 1, इसको हम लोग क्या बोलेंगे बीजीय व्यंजक। बीजीय व्यंजक को ही बहुपद बोला जाता है, ठीक है, बहुपद या बीजीय व्यंजक। और बीजीय व्यंजक यानी कि व्यंजक में बराबर लगा के यदि 0 कर देते हैं तो हो जाता है क्या समीकरण। समीकरण, ठीक है। बीजीय व्यंजक में यदि हम 0 लगा बराबर देकर के 0 लगाते हैं, वही बीजीय व्यंजक तो क्या बन जाता है समीकरण। बना कि नहीं बना? समीकरण किसको बोलते हैं? जिसमें बराबर हो, बराबर 0 हो, ठीक है, तभी क्या बनेगा समीकरण। बीजीय व्यंजक में अगर बराबर देकर के 0 कर देते हैं तो वही बन जाता है क्या समीकरण, ठीक है। तो हम लोग अभी क्या क्या पढ़ लिए, यहाँ पर थोड़ा सा बता दे लेते हैं। पद भी पढ़ लिए। सबसे पहले तो हम लोग क्या जाने, चर अचर पद पढ़े। पद में एक पद, द्विपद, बहुपद, त्रिपद ना भी पद है कि नहीं, 3 पद, 4 पद, 5 ठो पद, 6 ठो पद, 7 ठो पद को पढ़े। फिर व्यंजक को पढ़े, व्यंजक पढ़े, फिर पद पढ़े थे ना। फिर व्यंजक के बाद क्या आया, चर वाले बहुपद, इस सब को पढ़ लिए, ठीक है। घात को पढ़े, बहुपद का घात जाने। फिर बहुपद का घात जानने के बाद और क्या गुणांक जाने, गुणांक। चलो इतना चीज, 1 2 3 4 5 6, ये सब चीज में कोई कंफ्यूज तो नहीं होगा और तो जान लिए। अब घात में बहुपद में कुछ कुछ नियम भी होता है, ठीक है, नियम। और वो नियम क्या होता है देखो, कि बहुपद को कभी भी रूट में नहीं लिखा जा सकता है, ठीक है। बहुपद को रूट के अंदर में नहीं लिखा जाता है, ठीक है। जैसे कि रूट 3x मतलब ऐसा 3 रूट x, इस प्रकार से नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। रूट x प्लस 4 या फिर इतना प्लस 1, इस प्रकार से चर सबको रूट के अंदर में नहीं लिख सकते हैं, ठीक। और फिर जो इसका घात होता है, चर सबका घात क्या नहीं होना चाहिए, घात जो होता है माइनस में नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। घात सब माइनस में नहीं होना चाहिए, मतलब जैसे कि x का पावर 2 है प्लस, जैसे इसका घात कितना है 2 है, तो इस प्रकार से ये माइनस में नहीं होना चाहिए, इस तरह से माइनस में नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि माइनस रहेगा ना, हाँ इधर में हो सकता है, लेकिन घात माइनस में नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसी को ऋणोत्तर भी बोला जाता है। कल्पना रूट में नहीं होना चाहिए और माइनस में नहीं होना चाहिए, और वो पूर्ण संख्या होना चाहिए। घात कैसा होना चाहिए, पूर्ण संख्या, पूर्ण होना चाहिए। ये दशमलव में रहेगा तो दशमलव में रहेगा तो अभी वो भी तो बट्टा में आएगा ना। जैसे कि हम लिखेंगे x का पावर में 3.2, इस प्रकार से लिखेंगे, तो ये थोड़ी पूर्ण संख्या हुआ, नहीं ना हुआ है। मतलब 3x का पावर, ये मतलब दशमलव हटाएंगे 10 लगेगा, 2 का 2, 2 6 12, 2 5 10, मतलब x का पावर में 16/2, और इसको रूट में तोड़ा जा सकता है। तो इस प्रकार से अगर रहेगा तो उसको द्विघात नहीं माना जाएगा। ये सब बेसिक चीज है, ये सबको जान लेना चाहिए, ठीक है। बराबर 6 या फिर 2x प्लस माइनस 6 ना। चलो ऊपर में बहुत सारा हम लोग को मिलेगा, लेकिन हम एक ले लेते हैं 2x माइनस 6 को, और बोलेगा कि इस बहुपद का कितना चर में बहुपद है और कई पद में है, 2। हाँ इस समझ में आ गया होगा, है कि नहीं। तो इस बहुपद का शून्यांक ज्ञात करें। 9 क्लास में था कि नहीं, था ना। शून्यांक ज्ञात करें। देखो शून्यांक ज्ञात करें, इसमें भी है, ठीक है, इसमें भी है सर, हमको लग रहा है। तो शून्यांक कैसे ज्ञात करेंगे इसका, शून्यांक मतलब क्या होता है, सुनो। शून्यांक मतलब चर का ऐसा क्या मान लें कि इसके जगह पर रखेंगे तो ये टर्म्स पूरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। शून्यांक ज्ञात करना, इसका मतलब होता है जो चर होता है, ये चर, ये हमें इसका मान बदलता है ना, तो बदलता है तो हम इसका ऐसा कौन सा मान रखे इसके जगह पर कि उसको रखने के बाद ये जो पूरा टर्म्स है वो क्या हो जाएगा,
जीरो हो जाएगा। और इस शून्यंक को निकालने के लिए हम लोग 9 क्लास में बहुत बढ़िया तरीके से पढ़े थे। -4 क्या करते थे, बराबर जीरो कर देते थे। अब क्या 2x बराबर क्या हो रहा था, माइनस था तो प्लस में 6 हो जा रहा था। और x बराबर क्या हो जा रहा था, 6/2। हाँ चलो, ऐसे ही बनेगा वैसे भी बनेगा, उसमें कुछ नहीं है। तो 3 आया, x बराबर कितना आया, 3। यदि हम इस पद में, इस व्यंजक में x के जगह पर 3 रख देते हैं, जैसे कि ये 2 हुआ और x का जगह हम खाली करके इधर क्या -6 है, और x का घर में हम लोग कितना बैठाएंगे, x का घर में हम लोग बैठाएंगे 3 को, तो 3 दूना 6 -6 बराबर 0। पूरा टर्म्स 0 हुआ कि नहीं हुआ। तो शून्यंक मतलब होता है कि हम लोग उस जगह पर क्या रखेंगे कि मान हम लोग को क्या मिले, 0 मिले। तो ये जो होता है 3, ये किसका शून्यंक है, इस पद का एक क्या है, शून्यंक है। और पद का क्या है, एक शून्यंक है। तो इसका शून्यंक और भी हो सकता है, एक तो थोड़ी होगा, है कि नहीं। चलो समझ में आ गया होगा। ये तो शून्य बहुपद का शून्यंक कैसे निकालते हैं। रैखिक बहुपद का शून्यंक तो इस प्रकार से निकालते हैं, ठीक है, क्योंकि इस रैखिक बहुपद जिसका घात 1 है, रैखिक बहुपद का शून्यंक 9 क्लास में हम लोग निकालने सीखे थे। बराबर 0 कर दो, x का मान निकाल दो और उसी को रख दो, तो वो हो जाएगा क्या, 0। और मतलब जो निकलेगा वही उसका शून्यंक होगा। ये किसमें था, रैखिक बहुपद। एक और बहुपद होता है द्विघात बहुपद, जो हम लोग को 10 क्लास में पढ़ना है। कौन सा बहुपद, द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद मतलब घात 2 रहेगा, है कि नहीं। जैसे कि हम ले लेंगे किसी को 2x² प्लस 7x प्लस 6, ठीक है, इतना ले लेते हैं। अब बोलेंगे क्या, इसका शून्यंक ज्ञात करो बोलेंगे, ठीक है। तो इसका शून्यंक ज्ञात करने के लिए, इस बहुपद का शून्यंक ज्ञात करने के लिए सबसे पहले तो हमको इसका गुणनखंड करना होगा। क्या करना होगा, और गुणनखंड करना हम लोग सीखे थे ना। उसमें क्या करना पड़ता है कि शुरू वाला और फर्स्ट वाला और लास्ट वाला को क्या करना पड़ेगा, गुना करना पड़ेगा। तो कितना होगा, 6 दूना 12 हो गया। और यही 12 वाला का हम लोग क्या, अभाज्य गुणनखंड करना पड़ेगा। 2 6 12, 2 तिया 6। और ये जो 2 आया, 2 आया और ये 3 आया, इन सब से एक ऐसा संख्या बनाना होगा जिसको जोड़ने या घटाने पर कितना हो, 7 हो। तो हम लोग कौन सा बनाएंगे, होने से होगा 7। यहाँ पर देखें, हम लोग इसको ले लेते हैं, 2 और 2 को एक साथ ले लेते हैं और 3 को एक साथ, तो 2 दूना 4 और 3 3। इसको अगर हम लोग जोड़ते हैं तो 7 हो रहा है। इसका मतलब हम लोग क्या करेंगे, इधर वाला पद को जैसे का तैसे ही रखते हैं। हम लोग पढ़े थे 2x² है तो 2x² ही होगा। अब यही वाला पद को हम लोग को बनाना पड़ता है, तो प्लस 7x है, तो हम लोग उसको क्या लिख सकते हैं, प्लस 4x प्लस 3x। यही वाला पद 7x बना के नहीं बना। अब उसके बाद लास्ट वाला पद को भी छेड़छाड़ नहीं करना है, जो है सेम उसी प्रकार से उसको करना है। और शून्य के निकालने के लिए बराबर 0 करना पड़ता है, ठीक है। तो यह हो गया हम लोग का, अब ये निकल गया। अब यहाँ से हम लोग इसका शून्य ज्ञात करने फिर कॉमन ले रहे थे, ये दोनों पद और ये दोनों पद में, ठीक है। यहाँ से कॉमन लेंगे तो क्या निकलेगा, 2 निकल जाएगा। तो बचेगा क्या, x, हाँ 2x भी कॉमन हो सकता था। 2x को कॉमन ले लेंगे तो 1 बचेगा, और यहाँ पर बचेगा क्या, 2x इंटू x प्लस 2 हो गया। अब यहाँ से प्लस 3, हम यहाँ से 3 से कॉमन ले सकते हैं, तो x प्लस 2 इस प्रकार हो रहा था। और यहाँ से क्या, बाहर वाले पद को एक तो घर में लिखते थे, 2x प्लस 3 है, और ये 2 ठो अंदर वाला है, ये अंदर वाला को एक ठो ले रहे थे, x प्लस 2। तो इसका जो शून्यंक निकलेगा ना, यहाँ से देखो, ये 2x प्लस 3 से बराबर करके 0 एक शून्यंक निकाल सकते हैं इस वाला से। तो ये 2x बराबर क्या हो जाएगा, -3, x बराबर हो जाएगा -3/2। एक शून्यंक हो जाएगा -3/2। दूसरा शून्यंक मेरा क्या हो जाएगा, देखो x प्लस 2 है इधर, इसको भी बराबर 0 करेंगे, तो x बराबर -2। ये देखो
हमको इसका 2 शून्यांक मिला है कि नहीं। इस बहुपद का द्विघात बहुपद का 2 शून्यांक मिला। एक क्या -3/2 और एक -2। अगर हम x का जगह पर ये सब रखेंगे तो क्या हो जाएगा 0 चेक करके देखते हैं 2x²। तो x² तो हम लोग x का मान बैठाएंगे और उसकी जगह खाली करेंगे +7 x का मान रखेंगे +6। अब x का मान हम पहले कितना रख के देखेंगे -3/2 को रख के देखते हैं सही है कि नहीं है। -3/2 -3/2। अब चलो देख लो ये 2 है ना, ये 2 ही रहेगा गुना 3 तिया 9 प्लस में हो जाएगा 2 दूना 4 हो जाएगा माइनस प्लस माइनस हो जाएगा और 7 तिया 21/2 हो जाएगा प्लस 6 होगा ना। अब काटेंगे 2 का 2 2 दूना 4 और नहीं काटेगा तो इधर क्या बचा 9/2 माइनस 21/2 प्लस 6। अब करके देखते हैं हाँ तो इसका 2 हो जाएगा। ये 9 माइनस 21 प्लस 1 दूना 2 6 दूना 12। अब ये 9 और 12 को जोड़ेंगे प्लस वाला सबको तो 9 को और 12 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा बोलो 9 10 11 के एक हाथ में 21 और ये माइनस 21/2 यानी कि 0/2 बराबर 0। चलो मतलब ये बात सही है कि नहीं। इसको अगर हम लोग रख करके देख रहे हैं तो शून्य प्राप्त हो रहा है। उसी प्रकार से अगर 2 को भी रख के देखेंगे ना इस सब में तो चलो 2 को भी पहले रख के देखते हैं कि होता है कि नहीं है। बस बोल तो दिया है गणित कि होगा शून्यांक है मतलब शून्य होगा ही। हम लोग चेक करके देखते हैं -2 को रखेंगे तो क्या हो जाएगा 2 गुना माइनस माइनस प्लस और 2 दूना 4 प्लस 7 दूना माइनस में 14 प्लस 6 फिर 4 दूना 8 माइनस 14 प्लस 6 इसको 8 और 6 8 और 6 को जोड़ेंगे तो 14 प्लस में और ये -14 ये खत्म मतलब इसमें भी क्या है 0। तो द्विघात बहुपद 2x² + 7x + c का जो हम लोग का शून्यांक निकला कितना निकला -3/2 और -2। एक चर वाले जो बहुपद होता है उसका शून्यांक निकालना आसान होता है क्योंकि बराबर 0 करने पर आ जाता है। लेकिन द्विघात बहुपद में एक थोड़ा सा कंडीशन आ जाता है कि उसका अभाज्य गुणन क्या बोलते हैं उसको गुणनखंड करना पड़ता है ठीक है। और यही गुणनखंड में कोई बच्चा ना फंस जाता है नहीं करने सकता है ढेर कोई। इसको गुणनखंड के रूप में तोड़ना होगा और उसके बाद निकल जाएगा। जब गुणनखंड आएगा तो हम लोग बढ़िया से उसको भी सीख लेंगे ठीक है। इतना तो रेखिक बहुपद का शून्यांक निकालना आसान है। थोड़ा सा आसान तो ये भी है पर गुणनखंड करने सकने से आसान हो गया है कि नहीं। शून्यांक निकालना आसान है। हम लोग ग्राफ में देखते हैं कि ग्राफ में कैसे निकालेंगे। ग्राफ एक ऐसा चीज होता है ग्राफ क्या होता है ये तो जानता है जिसमें x और y अक्ष 2 होता है कि नहीं। जब हम लोग को इस प्रकार से खींचते हैं इसको क्या बोलते हैं हम लोग x अक्ष। जो पूर्व पश्चिम हम लोग खींचते हैं उसको क्या बोलते हैं x अक्ष बोलते हैं। इसको क्या x अक्ष। इसको एक और नाम से जाना जाता है अगर जानते हैं तो कोटि नहीं भुज बोलते हैं भुज और वायस का कोटि इसको भुज बोला जाता है। और ये x अक्ष हो गया और ये x डैश क्यों ये x लिख दिए तो इधर भी x है लेकिन थोड़ा सा उसको अलग कर देते हैं। ये y हो गया तो ये y डैश। इसी को बोलते हैं हम लोग कार्तीय तौल बोलते हैं इसको ठीक है। क्या बोलते हैं उसको कोऑर्डिनेट क्या बोलते हैं उसका हमको नहीं पता। कार्तीय तौल बोलते हैं इसको है ना। और इसमें क्या होता है जो दाहिना तरफ होता है इसको मूल बिंदु बोला जाता है। यहाँ पर इसको मूल बिंदु जिसमें 0 0 पर रहता है। फिर इधर साइड में जितना भी आप तुम्हारा संख्या कुछ न कुछ किसी को दर्शाएगा। अगर हम लोग संख्या की बात करते हैं तो इधर प्लस वाला धनात्मक संख्या होता है ना। इधर भी क्या होता है धनात्मक संख्या होता है। इधर क्या होता है माइनस वाला संख्या होता है और इधर भी क्या होता है माइनस वाला संख्या होता है। ये तो हम लोग जानते हैं कि नहीं। और ग्राफ किसी चीज को ना एकदम बढ़िया से सटीक एकदम दे देता है जवाब उसका। जैसे कि इधर वाला सब में इस प्रकार से रहता है यहाँ से 1 2 3 कुछ भी हो है कि नहीं इस प्रकार से रहता है। ग्राफ समझना भी ना हाँ जैसे इस प्रकार से हम बोलेंगे ये पहला दिन दूसरा दिन तीसरा दिन चौथा दिन ये 5वां दिन है। चलो ये क्या है ये दिन है बोलेंगे दिन। अगर आपको देख करके तुरंत समझ में आ जाएगा देखना। और यहाँ पर मजदूर में गए आदमी ठीक है मजदूरी के लिए गए आदमी। मजदूरी का मतलब पैसा कमाने के लिए रांची कितना आदमी गए। एक दिन 5 आदमी गया 10 आदमी गया 16 आदमी गया 7 आदमी 17 आदमी गया 18 आदमी गया ठीक है इस प्रकार से। तो एक दिन 2 दिन तीसरा दिन मतलब चलो सोमवार मंगलवार या बुधवार को
हम लोग को कहीं पर ग्राफ दिख रहा है कि ग्राफ क्या हुआ है, इस प्रकार से है, इसका ग्राफ इस प्रकार से है, इसका ग्राफ समझ जाएंगे। इस ये प्रकार सब से तो है, बना है। इसका हाँ जी, ग्राफ मैं सिर्फ समझ यही ऐसा है। गई। तो इस ग्राफ को देख करके हम लोग आराम से अंदाजा लगा सकते हैं कि जो पहला दिन था उस दिन 17 आदमी काम करने गया था, हाँ, है कि नहीं। और दूसरा दिन में 5 आदमी। दूसरा दिन ओनली 5 आदमी, खाली 5 आदमी गया था काम करने। तीसरा दिन गया था 10 आदमी। चौथा दिन उस दिन भी गया था 10 आदमी। तो ग्राफ को देख करके हम लोग किसी भी चीज का सटीक जगह और एकदम बढ़िया से सुविधा पूर्वक क्या बोल सकते हैं, उसका जवाब दे सकते हैं, है कि नहीं। डाटा को क्लियर कर सकते हैं। तो इसी प्रकार से जब हम लोग इतना सारा गुणनखंड करके निकाले उसका शून्यांक, तो इसमें कैसे उसका शून्यांक निकलेगा हम लोग उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, हम लोग कोई भी एक समीकरण ले लेते हैं, जैसे कि